हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो है कल 29 अगस्त को जो है बिहार बीपीएससी के द्वारा ऑडिटर का जो है पंचायत ऑडिटर का जो है परीक्षा हुआ था प्री का, जिसमें जो है ये सेट सी है ना, बुकलेट नंबर सी है, बुकलेट सीरीज सी है। इसमें से हम लोग जो है ये सी में जो है पॉलिटी सेक्शन से प्रश्न को दिया गया है। इसमें कुल 150 प्रश्न है। तो पॉलिटी सेक्शन का हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। हम लोग का पर्पस है कि सेक्शन वाइज, इसमें जो 150 प्रश्न का जो है यह प्रश्न पत्र है, इसमें सेक्शन वाइज अलग अलग सब्जेक्ट का आंसर की को हम लोग देखेंगे विश्लेषण के साथ। तो पॉलिटी का हम लोग देख चुके हैं। इसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। जो है 11 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये है इकोनॉमी सेक्शन का, और इसमें जो है बिहार का भी कुछ है इंक्लूड है इसमें। तो 11 नंबर से लेकर के आपका जो है यह प्रश्न होगा इकोनॉमी सेक्शन से 25 नंबर तक होगा। उसके बाद फिर जो है मॉडर्न हिस्ट्री का आ जाता है। तो इसी तरह से सेक्शन वाइज देखेंगे। सेक्शन वाइज देखने से ये बेनिफिट मिलेगा कि जो है आगामी का जो 67वीं बीपीएससी परीक्षा है उसकी तैयारी कैसे हो, इसके लिए आपको हेल्प मिल जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं। यहाँ से इकोनॉमी सेक्शन का प्रश्न है, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है। ये कितने वर्षों का अंतराल था इस बीच में, तो 3 वर्ष का अंतराल था, जिसको योजना अवकाश भी कहते हैं, है ना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में 3 वर्ष का अंतराल था। 1966 से लेकर के 1969 तक 69 तक जो है यह योजना अवकाश का काल रहा था, यही 3 साल, है ना। 66 तक तीसरा पंचवर्षीय योजना पूरा हो गया था, फिर 69 के बाद चौथा पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। तो ये 3 साल हो जाएगा आंसर 11 का, मतलब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपये में चालू कीमतों पर ये पूछ रहा है 2018-19 में क्या था, वो भी 11-12 के बेस पर। तो ये जो था ये था आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 12 नंबर है ना, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा 12 नंबर का, कि 1,26,406 रुपये, है ना। ये 2018-19 का जो है वित्तीय वर्ष के लिए जो है ये आय है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ था कब से। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो पार्लियामेंट में पारित हुआ था ये 1999 में हुआ था। नहीं 14 का डी हो जाएगा, 2002 में हुआ था ये, ठीक है। 13 नंबर है ना, 13 का डी हो जाएगा 2002 में, ठीक है, 2002 में। ये लड़के जो जिनका भी यह प्रश्न पत्र है वो गलती मार दिए हैं, ये 2002 होगा इसका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है क्या। तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, ये तीनों जो है शामिल है। मानव विकास सूचकांक के मापन करने के लिए इन तीनों चीज़ों का आकलन किया जाता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब डी आंसर हो जाएगा 14 का, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है ये भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है किस पर। तो उदारवादिता पर, निजीकरण पर, वैश्वीकरण पर, मतलब तीनों पर, है ना। एलपीजी प्रोग्राम लाया गया था 1991 के आर्थिक सुधार के अंतर्गत, है ना। उदारवादी लिबरलाइजेशन, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, ये 3 सिद्धांत, है ना, को जो है वहाँ से नई आर्थिक नीति के तहत लागू किया गया, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्राइसेम जो कि ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना था, यह कार्यक्रम जो है 1979 में चलाया गया था। तो ये जो है आपका आईआरडीपी प्रोग्राम के तहत चलाया गया था, है ना। जो है आपका इसमें 1979 में, और इसको 1999 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत इसको जोड़ दिया गया, मतलब उसमें शामिल कर दिया गया। तो ये क्या था, तो ग्रामीण विकास को लेकर के था। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी कब। तो भारत में जो पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी वो हुई थी 17 का सी, 6 अप्रैल 1948 को। और उस समय जो उद्योग मंत्री थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा और पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषणा की गई थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया था कब, मतलब कब लागू हुआ था मेक इन इंडिया।
तो ये जो है 25 सितंबर 2014 को यह लागू हुआ था। नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो उस समय मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को। सही आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया का मतलब ये होता है कि जो है निर्माण को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देना भारत में। इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा और मैन्युफैक्चर बढ़ेगा तो उसमें जो है जो वस्तु एवं सेवाओं का जो है विदेशों तक भी निर्यात हो सकेगा, है ना, ये है। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड मतलब कृषि एवं कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक जिसको कहते हैं, इसका लक्ष्य क्या था, तो ग्रामीण शाख को बढ़ाना। ये नाबार्ड क्या करता है कि जो ग्रामीण स्तर के जो किसान होते हैं या एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जो कॉरपोरेशन होते हैं, कॉरपोरेट बैंक हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक हो, तो उनको ये वित्तीय सहायता मुहैया कराता है नाबार्ड। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ग्रामीण शाख को अच्छा करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था नाबार्ड का 1982 ईस्वी में। ठीक है, तो ये है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो छठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 1980 से 85 के बीच, मतलब बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो यहाँ पर बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार देखिएगा लिंगानुपात तो वो 918 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 918 तो दिया नहीं है ऑप्शन में, वो तो 916 दिया है। तो यहाँ 916 भी आंसर माना जा सकता है या ई भी मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखना होगा आयोग क्या आंसर मानता है। ठीक है, तो नियर के आधार पर जाइएगा तो आपको 916 होगा। ठीक है, ये अंतरिम डाटा था 2011 का। ठीक है, तो ये है 918 लिंगानुपात। अब देखिए 22 नंबर क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका पटना। ये सही है, बी आंसर। ठीक है, 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 जिला है, ये तो जानते ही हैं। जनगणना से बहुत सवाल पूछ दिया है, वो भी खास करके बिहार की जनगणना से। ठीक है, 24 है, स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है, तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पूरे भारत में 100 शहरों को जो चुना गया है उसमें स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है और स्मार्ट तरीके से उसका जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा उस शहरों को। तो बिहार के 4 शहर नामित हुए हैं इस स्मार्ट सिटी योजना के तहत, तो वो कौन से शहर हैं उसका नाम जान लीजिए। वो है आपका पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। ठीक है, तो ये है, समझ गए। तो 4 हो गया बी, 24 का बी हो गया। 25 नंबर देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल कितना है, तो वो है 63.82, है ना, ए आंसर हो जाएगा इसका। 63.82 बिहार की कुल साक्षरता दर है। हाँ, लेकिन वहीं पर नेशनल का साक्षरता दर देखें भारत का तो 74.04% है, तो नेशनल राष्ट्रीय औसत से कम है बिहार का। और साक्षरता दर में जो है सबसे अंतिम पायदान पर बिहार ही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है आपका। और सबसे अच्छा स्थान पर कौन सा है, तो केरल है राज्यों में। तो ये इस वीडियो में हम लोग जो है इकोनॉमी सेक्शन से प्रश्नों को देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इतिहास के खंड से प्रश्नों को देखेंगे। इसी परीक्षा में जो इतिहास के खंड से पूछा गया है, इतिहास में जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, फिर एंशिएंट एंड मेडाइवल से मिलाकर के कितना प्रश्न पूछा गया था, उसी में जो है बीच बीच में बिहार का भी हिस्ट्री पूछ लिया गया है। तो वैसे अगले नेक्स्ट वीडियो में जस्ट अभी हम लोग देखेंगे उसमें इतिहास खंड को, है ना। उसमें इस बार जो है इतिहास से कुछ कम प्रश्न को पूछा गया है। ऐसे अमूमन 40-45 प्रश्न पूछ लिया जाता है बिहार इंक्लूड करके इतिहास खंड से, लेकिन इस बार 35 प्रश्न ही पूछा है। तो ये फिर भी बहुत मायने रखता है ये 35 प्रश्न भी। तो देख करके आपको एक आइडिया लग पाएगा कि हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इतिहास में क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इतिहास वाले खंड से आने वाला है। जब तक इस वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।